brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। लाल किला के पास ब्लास्ट मामले की जांच में अब एक संभावित टर्की कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार डॉक्टर मॉड्यूल के 2 सदस्य आतंकी उमर और आतंकी मुजम्मिल के पासपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि दोनों ने टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के तुरंत बाद टर्की की यात्रा की थी। एजेंसियों को संदेह है कि यह यात्रा आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि टर्की से लौटने के बाद दोनों डॉक्टरों ने देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय होने की योजना बनाई। जैश हैंडलर ने उन्हें निर्देश दिया था कि मॉड्यूल के सदस्य देश भर में फैल जाएं, ताकि किसी भी एक जगह का फोकस ना बने। इसी निर्देश के बाद उन्होंने फरीदाबाद, सहारनपुर और अन्य स्थानों को चुना। जांच एजेंसियों को शक है कि टर्की यात्रा के दौरान ही इन दोनों को ऑपरेशन से जुड़े निर्देश मिले थे। यह भी जांच का हिस्सा है कि क्या उन्होंने वहां किसी विदेशी संपर्क से मुलाकात की थी या किसी प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया था। और फिलहाल हर एंगल को खंगाला जा रहा है। देखिए, इसी डॉक्टर मॉड्यूल की लेडी टेररिस्ट डॉक्टर शाहीन शाहिद के बारे में जो जानकारी सामने आई कि वो लगातार जैश आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के निर्देश पर काम कर रही थी और जैश-ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनीन की इंडिया हेड थी। तो ऐसे में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों पर भी शक जाता है और साथ ही साथ टर्की भी शक के घेरे में आता है। इस बात से आप सभी वाकिफ होंगे कि टर्की किसका समर्थक है और भारत के विरोध में कुछ भी गतिविधियां पाकिस्तान प्लान भी करेगा तो टर्की किस ओर खड़ा रहेगा। अच्छा, दिल्ली धमाके को ही देख लीजिए। मतलब पाकिस्तान ने तो इसे गैस सिलेंडर विस्फोट बता दिया, कहा कि इसी वजह से यह घटना हुई। आपने कहीं सुना है कि सीएनजी फटने से 8-10 गाड़ियां चपेट में आ जाएं और तो और किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। देखिए, पाकिस्तान को यह डर है कि कहीं इस हमले में उसका आतंकी नेटवर्क न एक्सपोज हो जाए, तभी वो इस आतंकी साजिश को आम विस्फोट की तरह दिखाने की कोशिश में लगा है। खैर, पाकिस्तान क्यों कर रहा है ऐसा वो आप जानते हैं। और टर्की जिसकी बात हम कर रहे हैं उसका दोहरा मापदंड देख लीजिए। टर्की ने दिल्ली में हुए विस्फोट को सिर्फ एक विस्फोट बताकर मामले को हल्का करने की कोशिश की और कल जो इस्लामाबाद में विस्फोट हुआ था उसे आतंकी हमले के रूप में भी बता दिया। अब इन दोनों पोस्ट को देखिए। ये जो भारत के लिए टर्की ने संवेदना पत्र लिखा जिसमें उसने मृतकों के परिवारों और भारत के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, उस पत्र के टाइटल में टर्की ने लिखा एक्सप्लोजन इन इंडिया। मतलब कहीं ना कहीं टर्की भी इसे आतंकी हमले की तरह नहीं देखता। और कल जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में विस्फोट हुआ उस पर टर्की ने जो पत्र लिखा उसमें लिख दिया टेररिस्ट अटैक इन पाकिस्तान। मतलब टर्की का रुख क्या है ये आप समझ रहे होंगे। पाकिस्तान के लिए तो टर्की ने यह भी लिखा, हम आज इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हम इस जघन्य हमले में जान गंवाने वालों पर घायलों के जल्द शिफा मिलने की दुआ करते हैं। तुर्की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के साथ एकजुटता से खड़ा रहेगा। ये रुख आपको समझ आ रहा होगा। और सिर्फ दिल्ली धमाके पर ही क्यों, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए मार गिराए गए जितने भी पाकिस्तानी ड्रोन्स थे वो उसे टर्की से ही मिले थे। और सोचिए, पहलगाम में जिस दिन हमला हुआ था उस दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की पहुंचकर कश्मीर का राग अलाप रहे थे। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी पीएम ने कश्मीर मुद्दे पर टर्की के समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया था। इससे पहले फरवरी में टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन पाकिस्तान पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा था कि कश्मीर का मुद्दा सुलझाने के लिए वो पाकिस्तान के प्रयासों का समर्थन करते हैं। एर्दोगन ने आगे कहा था कि कश्मीर का मुद्दा ऐसी बातचीत के जरिए हल हो सकता है जो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की इच्छा के अनुरूप हो।
एर्दोगन ने तो ये तक कह दिया था कि तुर्की लगातार कश्मीरी भाइयों के साथ एकजुटता रखेगा। यही क्यों साल 2020 में एर्दोगन ने पाकिस्तान की संसद में भाषण देते हुए कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ दिया था। और अब यही वजह है कि इन आतंकियों की टर्की यात्रा इतने सवाल खड़े कर रही है। देखिए, उमर के पासपोर्ट से पता चलता है कि वो टर्की से होकर आया था। और आपको बता दें, आतंकी उमर ने ही 10 नवंबर की शाम 6:38 पर लाल किले रोड पर भीड़भाड़ वाली सड़क पर i-20 कार में बैठकर ये धमाका किया था। ये एक आत्मघाती हमला था। इस धमाके का इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियां उसकी चपेट में आई। अच्छा, जैश ए मोहम्मद टेरर मॉड्यूल का दूसरा सदस्य आतंकी मुजम्मिल, उसने भी टर्की की यात्रा की थी। वो पुलिस की गिरफ्त में है। उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। एजेंसियां इस बात की पड़ताल में जुटी हैं कि क्या मुजम्मिल और उमर ने लाल किले की रेकी की थी। मुजम्मिल के ठिकानों से कई 100 किलो विस्फोटक मिले थे और पूछताछ में जैश ए मोहम्मद के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। मुजम्मिल भी पेशे से डॉक्टर है और करीब 3.5 साल से फरीदाबाद में रह रहा था। वो यूनिवर्सिटी के कैंपस से ही डॉक्टर के रूप में काम कर रहा था। मुजम्मिल के ठिकानों पर तलाशी के दौरान ही वो स्विफ्ट कार मिली थी जिसमें असॉल्ट राइफल और तमाम हथियार पाए गए थे। और साथ ही साथ इस मॉड्यूल की तीसरी आतंकी लेडी टेररिस्ट डॉक्टर शाहीन शाहिद को भी हिरासत में लिया गया। एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल अहमद, डॉक्टर उमर नबी और शाहीन शाहिद तीनों मेडिकल प्रोफेशन की आड़ में व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क चला रहे थे। हालांकि इनका चौथा साथी आदिल सहारनपुर से गिरफ्तार हो चुका था। शाहीन को मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनीन का इंडिया हेड बताया जा रहा है कि वो जैश आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के निर्देश पर काम भी कर रही थी। शाहीन की गिरफ्तारी के बाद उसके लखनऊ स्थित घर पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस ने छापेमारी की थी। इस संयुक्त कार्रवाई में शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी को भी पकड़ा गया, जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। डॉक्टर शाहीन के लखनऊ वाले घर से कई दस्तावेज, हार्ड डिस्क और मोबाइल फोन भी एजेंसियों ने अपने कब्जे में लिए। फिलहाल इस केस की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही है। एनआईए हर तरह के पहलुओं की जांच कर रही है, लेकिन अब भी बड़ा सवाल यह है कि जो आतंकी इस पूरे धमाके में इन्वॉल्व थे, इस धमाके को जिन आतंकियों ने अंजाम दिया, उसमें से 2 आतंकियों ने टर्की की यात्रा की थी। इस पहलू की जांच सबसे अहम है, क्योंकि टर्की की यात्रा के दौरान उन्होंने किससे मुलाकात की थी, क्या उन्हें कोई बाहर से निर्देश मिला था। ये सारे सवाल बहुत अहम माने जा रहे हैं और इसकी जांच तेजी से की जा रही है। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।